नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गोरखपुर से वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली हवाई सेवा का आगाज कर दिया है। ये हवाई सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से जुड़े थे, जबकि केंद्रीय नागरिक उन्नयन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह दिल्ली से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की पूर्ति करते हुए नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉइंट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में काम करने का मौका मिला है। अब पीएम मोदी और सीएम योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया को भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बताया। हम सबके लिए सौभाग्य है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ काम करने के लिए मौका मिला है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और उसमें हम सब की भूमिका रहेगी। मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में हम लोग अपने मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पैतृक गांव बनबीरपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू भी होली मिलन समारोह में मौजूद रहे। होली गीत से होली मिलन समारोह का शुभारंभ हुआ। गांव के एकत्रित हुए कलाकारों ने होली के गीतों से समा बांध दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और सभी के साथ गुलाल का तिलक लगाते हुए होली भी मनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार एक दूसरे से मिलने का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलकर अपनेपन का अनुभव होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं, लेकिन सरकार में कई चेहरे तब्दील हो गए। 22 मंत्रियों को हटाया गया है और डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को लाया गया है। योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में उनकी ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसा रहा ब्रजेश पाठक के राजनीति का सफरनामा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बार केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ब्रजेश पाठक ने छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2022 में योगी 2.0 की सरकार में उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में अहम मुकाम हासिल कर लिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे थे। पाठक ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी सपा पर जमकर प्रहार किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया तो इसके प्रतिरोध में पाठक ने उन पर करारा वार पलटवार किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी ने पाठक को उनके इसी कार्य के लिए पुरस्कृत करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है। योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में उनकी ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसकी वजह है कि ब्रजेश पाठक संघ या भाजपा के बैकग्राउंड के नेता नहीं है। ऐसे में तमाम खाटी भाजपाई नेताओं को पीछे छोड़कर उनका डिप्टी सीएम बनना चर्चा का विषय बन गया है। ब्रजेश पाठक को लेकर कहा जाता है कि वे हवा के रुख को अच्छी तरह से भांपने वाले नेता हैं। कभी कांग्रेस में रहे ब्रजेश पाठक ने 2016 में बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अब महज 6 साल में बीते हैं और वे प्रदेश के डिप्टी सीएम बन चुके हैं।
दिलचस्प बात तो ये है कि एक दौर में वे योगी आदित्यनाथ के कट्टर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी के करीबी रहे हैं। 1989 में वे लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने थे और फिर 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए थे। कहा जाता है कि इस चुनाव में उनकी पूरी मदद विनय तिवारी ने ही की थी। छात्र जीवन में और फिर राजनीति में शुरुआती दौर में दोनों बेहद करीबी दोस्त थे। कहा जाता है कि ब्रजेश पाठक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन संगठन में अच्छे हैं। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि वे हमेशा एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही योगी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 2017 में उनकी ही सरकार में कानून मंत्री भी बनाए गए थे। हरदोई के मल्लावा से ब्रजेश पाठक ने 2002 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 150 वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने हवा का रुख पहचाना और बसपा में शामिल हो गए। इससे उन्होंने उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली पहुंच गए। उस दौर में मायावती बहुजन से आगे निकलकर सर्वजन की बातें करने लगी थी। इस जीत के बाद वे मायावती के करीबी नेताओं में शामिल हो गए थे। 2009 में वे राज्यसभा भी गए, लेकिन 2014 की लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें एक बार फिर समझ में आ गया था कि बसपा के दिन भी अब लद गए हैं। फिर वे 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2017 में कानून मंत्री बने और 2022 में सूबे के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। INS 24 न्यूज डेस्क से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। कुशीनगर में बौद्ध देशों से नियमित उड़ान शुरू होने की संभावना को गति मिल रही है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वियतनाम और थाईलैंड की चार्टर्ड फ्लाइट लैंड हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के चलते विदेशी उड़ानों पर लगे प्रतिबंधों में ढील के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि वियतनाम और थाईलैंड से वीवीआईपी पर्यटक आज कुशीनगर भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे, जहां के स्थानीय विधायक PN पाठक ने सभी पर्यटकों को गुलाब का फूल देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया। जब किसी की शादी होती है तो दो परिवारों को एक करने वाले विवाह संस्कार में दूर दराज से तमाम रिश्तेदारों के खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जब घर आई लक्ष्मी ही घर से लक्ष्मी को लेकर गुम हो जाए तो खुशियां गम में तब्दील हो जाती हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया हाथरस में सासनी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ के दो सगे भाई दुष्यंत और गौरव की शादी हुई। शादी की रस्म पूरी होने के बाद नाते रिश्तेदारों के बीच मुंह दिखाई का कार्यक्रम हुआ। फिर अगले दिन देर शाम दोनों दुल्हनों ने रिश्तेदारों और अपने अपने पतियों को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और अगले दिन दोपहर जब लोगों को के जागने का समय हुआ तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि दोनों लुटेरी दुल्हनों ने घर से नकदी, गहने, मोबाइल और सभी सामान पर हाथ साफ किया और रफूचक्कर हो गई थी। पीड़ित परिवार ने इस घटना की तहरीर थाना सासनी में दर्ज कराई है और पुलिस की मदद भी मांगी है। बार उन्होंने चाय दी, वो चाय है वो मैं चाय इतना पीता नहीं हूँ, तो चाय मैंने वो रख दी। अब उन्होंने देखा वो है इन्होंने चाय नहीं पी, दूध बनाया, दूध जैसे ही गिलास ठंडा करके मेरे को वो मेरे जेब में से 15-20 हज़ार रुपये निकाल के ले गए। घर के तीनों मोबाइल निकाल के ले गए। माई सोई हुई थी, उनकी सोने की झुमकी और पैर की पाजेब। कुशीनगर जिले के रामकुला थाने के कटघरही गांव में मुस्लिम युवक को बीजेपी प्रचार करने और सरकार बनने पर मिठाई बांटने की सजा मिली, और सजा ऐसी वैसी नहीं, जान से हाथ धोना पड़ा है। मुस्लिम युवक को उसके पटीदारों ने जमकर पीटा, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना बीते 20 मार्च की बताई जा रही है। मृतक का शव आज गांव में पहुंचा तो लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने तक से मना कर दिया। बाबर के परिजनों का कहना था कि पड़ोस में रहने वाले पट्टीदार इस बात से नाराज थे कि बाबर भाजपा का प्रचार क्यों कर रहा है। कई बार बाबर को भाजपा का प्रचार करने से मना किया गया, रोका गया, बात नहीं माना तो उन्होंने बाबर को पीटा, अधमरा कर दिया, फिर छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 21/3/2022 को थाना रामकुला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में
अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। तो वहीं प्रेमिका के घर के सामने शव मिलने की सनसनी खबर सामने आई है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के थौरी गांव का, जहां पर प्रेमिका के घर के सामने उसके प्रेमी का हाथ पैर बांधकर मृतावस्था में उसका शव मिला। युवक की लाश मिलने पर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि मृतक 2 महीने पहले से लखनऊ में रहा करता था और प्रेमिका के बुलाने पर गांव आया करता था, जो अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ से घर आया था कि आज हाथ पैर बंधे हुए उसके शव मिल गए। मसूरी विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी सुनी। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने लोगों संग जमकर नृत्य भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता का उदय असीम प्रेम मिला है, जिसकी बदौलत आज वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करें। कार्यकर्ताओं की साझा हमने सुनी और मन की बात हम जब भी सुनते हैं कई ऐसा मार्गदर्शन, कैसी जानकारियां आम जनमानस को मिलती है। मसूरी से लगातार 30 वर्ष विजयी होने यहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसने मुझ पर विश्वास जताया और मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को लगातार विजयी बनाकर सेवा करने का मौका दिया। क्योंकि मैं परिस्थितिवश जो है जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आ पाया था। आज मैं जब हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जी जान से यहाँ पर काम किया, क्योंकि बीच में जब चुनाव था बर्फ भी पड़ रही थी। हरिद्वार में आयोजित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में महामहिम रामनाथ कोविंद, सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने शिरकत करी है। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और महामहिम ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में पौधारोपण भी किया। तो वहीं दिव्य प्रेम मिशन को लेकर सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं और भाव भी साझा किए। काम उत्तराखंड की जनता ने किया है। आपका ये मिशन जो आप बढ़ा रहे हैं, इस मिशन में हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जहां भी जरूरत होगी वहां आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं पुनः एक बार आपके इस मिशन को, इस संकल्प को, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, मैं इस संकल्प को नमन करता हूं कि जिसमें आपने कोई विकल्प नहीं लिया है और लगातार आगे बढ़ते गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, अर्थात संतों के मिलन के समान, उसके जैसा संसार में कोई और दूसरा सुख नहीं है। संत ही हैं जो आपको अंत तक साथ देंगे। ये उनमें सबसे बड़ी काबिलियत है। मैं इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति मुझे इस वक्त हो रही है, इस तीर्थ क्षेत्र में संतों के बीच में आकर। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर वेबिनार, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण, रक्तदान और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन भी वृक्षारोपण और स्वच्छ गंगा मिशन हेतु श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं।
तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 500 कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा काम होता है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। साथ ही ये भी कहा कि अलग अलग तरह के कैंपिंग देश भर में चलाए जाते हैं, लेकिन ये कार्य उनसे बढ़कर है। इसके अलावा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संयोजक संजय चतुर्वेदी ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने सेवा भाव की एक लंबी यात्रा तय की है। ये यात्रा 25 वर्षों की है। प्रेम सेवा मिशन ने सेवा साधना संबोधि की लगभग 25 सालों की यात्रा तय की है और 25 सालों की यात्रा पर एक रजत जयंती कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया, जिसमें 1 वर्ष से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्घाटन पिछले 11 मार्च से भी हुआ था। इसमें मादरणीय सरसंघ चालक जी की उपस्थिति थी, उन्होंने उद्घाटन किया था। आज समापन था। आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जो सेवा का संदेश लेकर जन जन में जा रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया और समाज को मोटिवेट किया। स्वामी विवेकानंद जी की कथन जो नर सेवा नारायण सेवा है उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को समाज के सेवा के साथ लगना चाहिए। आगामी चारधाम यात्रा के लिए बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत मंदिर समिति कार्मिक सेवा भाव से काम करने में जुटी हुई है, ताकि चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों में अच्छा संदेश जाए। अजेंद्र अजय ने समिति की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि कर्मचारियों को निष्ठा से काम करना जरूरी है। आपको बता दें कि इस साल 6 मई को केदारनाथ, 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे, जबकि गंगोत्री यमुनोत्री के अक्षय तृतीया पर 3 मई को कपाट खुल जाएंगे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ इकाना स्टेडियम में कप्तान के तौर पर योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेते नजर आए। लेकिन बीजेपी की निगाहें यूपी की क्रीज पर खिलने के बाद अब 2024 के सियासी मैदान पर हैं। शायद यही वजह है कि योगी 2.0 मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पुरजोर कोशिश हुई। नई कैबिनेट की फील्डिंग भी सजाई गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। उत्तर प्रदेश जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है। उत्तर प्रदेश जो रचता है इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है केंद्र की कुर्सी का भविष्य। शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी जिस स्टेडियम में 4 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, उसी स्टेडियम में पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स के कारण इंटरनेशल तक कवर हुए यूपी चुनाव में कीर्तिमान रचने वाले योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेने के बाद सफल कप्तान के तौर पर योगी अपने राजनीतिक अभिभावक नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हैं, जो उन्हें बधाई देते हैं। बधाई प्रचंड बहुमत के साथ कीर्तिमान गढ़ने की, बधाई उम्मीद पर खरा उतरने की, बधाई दिल्ली तक जाने वाली राह आसान करने की, बधाई 2024 की रणभूमि तैयार करने की। देश भर में सबसे ज्यादा 80 सांसद लोकसभा भेजने वाला राज्य, सबसे ज्यादा 31 सांसद राज्यसभा भेजने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सुशासन की नई संकल्पना के साथ सीएम इस शपथ समारोह में शपथ लेते हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ही 2024 के सियासी बिसात की गवाह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी फतह करने के बाद अब अपनी निगाहें लक्ष्य 2024 पर गड़ा दी है। शायद इसीलिए योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरे के चयन में 2024 को जहन में रखा गया है। यूपी में एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद कतारबद्ध होकर एक के बाद एक कई चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें कुछ नए चेहरे दिखे तो कुछ पुराने। विधायक आते गए, मंत्री पद की शपथ लेते गए। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। 16 कैबिनेट है, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री को कैबिनेट में जगह दी गई है। योगी मंत्रिमंडल 2024 को साधते हुए बनाया गया है। शायद इसीलिए एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया गया।